हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 30 जून का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल यूएस के न्यू वीज़ा रूल्स के ऊपर है। सेकंड आर्टिकल आईटी बिल 2025 के एक प्रोविजन के ऊपर है। थर्ड आर्टिकल हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ को डीलिस्ट कर रहा है उसके ऊपर है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एक्सियम 4 क्यों 28 आवर्स ले रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने में, ठीक है। फिर है एससीओ रिमाइंडर के ऊपर हमारा लास्ट आर्टिकल। ये आर्टिकल जिस भी पेपर से रेलेवेंस रखते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया आपके लिए, और हर एक आर्टिकल के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन एज इट इज़ आर्टिकल के ऊपर बेस होगा, जिसका मॉडल आंसर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। मेन रीज़न प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाने का ये होता है जिससे आप ये समझ सकें किस तरह से एक आर्टिकल जिसमें ऑथर के व्यू होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, उसमें से कैसे क्वेश्चन को आप फ्रेम कर सकते हैं और किस तरह से उसका एक मॉडल आंसर उस आर्टिकल से बना सकते हैं, और उस मॉडल आंसर को एज अ ब्लूप्रिंट आप यूज़ कर सकते हैं अपने सब्सिक्वेंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, एंड इवन दो जब आप रियल एग्जामिनेशन सिनेरियो में हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। ये आर्टिकल है 23 जून 2025 को यूएस एप्लीकेंट्स, जो यूएस वीज़ा एप्लीकेंट जिसमें FMJ होते हैं। एफ वीज़ा जो होता है वो स्टूडेंट वीज़ा कहा जाता है, M वीज़ा को वोकेशनल वीज़ा कहते हैं, J वीज़ा को एक्सचेंज विजिटर्स वीज़ा कहते हैं। आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना, बट इन शॉर्ट हुआ क्या है इसमें, तो यूएस ने कहा है जितने भी वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं इनको अपना सोशल मीडिया हैंडल और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस अथॉरिटीज़ के सामने रखनी होगी। अथॉरिटीज़ प्रॉपर एक बार वेरीफाई करेगी, चेक करेगी कि ये इंसान सोशल मीडिया पे कैसा क्या कर रहा है। और सवाल उठता है कि आखिर क्यों यूएस अथॉरिटी को इतना इंटरेस्ट क्यों है, ठीक है। उसके पीछे उन्होंने जस्टिफाई किया है कि ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे एंटी अमेरिकन एक्टिविटीज़ और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ या व्यूज़ अमेरिका में ना आ सके, ठीक है। फिर इसके पीछे सेकंड रीज़न जो उन्होंने ये कहा है कि भैया हम चाहते हैं कि जो इज़राइल वॉर चल रही है उसमें अमेरिका के अगेंस्ट सेंटीमेंट यहाँ पे आकर लोग ना फैलाएं, क्योंकि रिसेंटली भी क्या हुआ था अमेरिका में, जो पैलेस्टीनियन प्रो एक्टिविस्ट थे वहाँ पे ये बाहर से आए थे वीज़ा अप्लाई करके, जो बच्चे आए हुए थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट किया। तो इस वजह से यूएस अथॉरिटी ने ये एक मूव लिया जिसमें कहा कि हम हर एक वीज़ा एप्लीकेंट का सोशल मीडिया चेक करेंगे, ठीक है। बट स्टिल और भी बहुत सारे मूव हो सकते हैं और भी स्टेप्स हो सकते हैं अगर अमेरिका को एंटी अमेरिकन एक्टिविटीज़, सो कॉल्ड एंटी अमेरिकन एक्टिविटीज़ जो वो अपनी भाषा में डिस्क्राइब करते हैं, वो अगर रोकनी है तो कोई और मीडियम भी हो सकते हैं। रैदर देन सिंपली सेइंग अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपसे कहा जाए भैया आपको ना अपना पूरा सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, रेडिट, आप कोरा जहाँ पर भी हो आप दिखाओ, और वो चेक करेंगे प्रॉपरली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ रखने वाले हो तब आपका वीज़ा एप्लीकेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसमें की कंसर्न्स क्या है, पहला तो ऑब्वियसली ये करने से प्राइवेसी का वायलेशन होगा, क्योंकि आप अगर अपना पूरा सोशल मीडिया हैंडल गवर्नमेंट के हाथ में डालोगे तो आपका पर्सनल डेटा, चाहे डीएम हो, फॉलोअर्स हो, इवन दो जो डिलीटेड पोस्ट हैं वो भी स्क्रूटनाइज की जा सकती हैं लॉ अथॉरिटीज़ के द्वारा। और ये जो लॉ है ये माइनर के ऊपर भी अप्लाई होता है, जो स्टूडेंट प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर भी। अब आप एक बात सोचो, एक बच्चा जो 18 साल से कम है अगर उसके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक किया जाएगा, तो हम ये जनरली साइकोलॉजी में कंसिडर करते हैं कि अगर कोई बच्चा 18 ईयर लेस है तो कहीं ना कहीं उसके पास उतनी मैच्योरिटी नहीं होती, तो कोई भी कंटेंट वो पब्लिश करता है, पोस्ट करता है, ठीक है, अपने पर्सनल कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है, कहीं ना कहीं बच्चों के अगेंस्ट ये लॉ हो सकता है। क्योंकि अगर बच्चे एक्सपोज होंगे इन सारी चीज़ों को तो इसका फ़ायदा कौन उठाएंगे, जो वहाँ के क्रिमिनल्स हैं वो इसको एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं अपने फेवर में, ब्लैकमेल करने के लिए बच्चों को, ठीक है, क्योंकि उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। फिर इसमें सेकंड कंसर्न कहा गया है, इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रिस्क पे है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि भैया आप अपना, मतलब आप ये सोच के देखिए, आपसे अगर कहा जा रहा है कि आप अपना अकाउंट पूरा शो करो, तो कहीं ना कहीं आप सोचोगे यूएस गवर्नमेंट को दिखाने से अच्छा मैं काम करता हूँ अकाउंट ही डिलीट कर देता हूँ ताकि स्क्रूटनी ही ना हो। तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि आप अपनी आवाज़ को खुद ही दबा दे रहे हो ना,
आप खुद ही अपनी आवाज़ को सेल्फ सेंसर कर दे रहे हो। यूएस गवर्नमेंट पहले कुछ बोले, आप खुद ही बंद कर दे रहे हो, ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पॉलिटिकल ओपिनियन पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें एक्सपर्ट व्यू कहते हैं, तो वहाँ के जो ग्रुप्स हैं ईएफएफ सिविल राइट ग्रुप, वो कहते हैं ये पर्सनल लिबर्टी का स्ट्रेट अवे वायलेशन है। प्लस इसके साथ, ठीक है, जो भी एप्लीकेंट्स हैं उसमें मिस इन्फॉर्मेशन का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर मिस इन्फॉर्मेशन का खतरा बढ़ेगा तो इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी उन वीज़ा एप्लीकेंट्स के लिए। इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? इम्प्लीकेशन ये होगा कि इसे बोलते हैं ना कि अगर एक कोई बहुत ही सक्सेसफुल इंसान किसी स्टेप को लेता है तो बाकी लोग भी उसे फॉलो करते हैं। तो अगर यूएस जैसी कंट्री जो कि इतनी बड़ी जीडीपी है हर एक सेंस में, अगर वो ही ऐसे स्टेप लेगा तो ये ग्लोबली और कंट्रीज़ भी इस स्टेप को लेने की तरफ बढ़ सकती हैं। वो भी कहेंगी भैया जब यूएस कर रहा है डिजिटल सर्विलांस तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम अपनी कंट्री में सेफ्टी क्यों नहीं कर सकते, जो बाहर से लोग आ रहे हैं हम भी करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड व्यू बन सकता है ग्लोबल हर एक कंट्रीज़ में, ठीक है, जो यूएस को फॉलो करते हैं। अगेन एज इट इज़ आपको बता दिया। ये इससे इम्पैक्ट क्या होगा, इससे जो एकेडमिक और स्टूडेंट एक्सचेंज होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, डायनेमिक होते हैं, उनका व्यू कोई रिजिड व्यू नहीं होता जल्दी। सो दे आर इन दैट डेवलपमेंट स्टेज। तो अगर कोई बच्चा डेवलपमेंट स्टेज में है तो उसके हर एक डिफरेंट टाइप के ओपिनियन होते हैं, और वो कहाँ पोस्ट करेगा अपनी आवाज़ को? सोशल मीडिया पे तो पोस्ट करता है, स्नैपचैट, जो भी लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं। तो अगर वहाँ पे इस तरह से स्क्रूटनाइज करेगी गवर्नमेंट तो बच्चों के ऊपर इसका एक सही इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहला वे फॉरवर्ड ये है, एक ग्लोबल डेटा प्राइवेसी गवर्नेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए कि ग्लोबली गवर्नमेंट कितने हद तक जा सकती है डेटा प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, किस हद तक वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस कर सकती है। ये कैसे होगा? ये एक ही इसका तरीका है, यूनाइटेड नेशन इकलौती एक ऐसी बॉडी है जिसमें पूरी दुनिया शामिल होती है। तो उसमें इस इशू को प्रमोट करने से कहीं ना कहीं एक मदद मिलेगी ऐसे स्टेप्स को सप्रेस करने में। और एक क्लियर बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि भाई कौन सा कंटेंट डिस्क्वालीफाई करेगा वीज़ा एप्लीकेंट्स को, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ओपन एंड एक फील्ड बना दी। उन्होंने कहा भैया ऐसा है, आप अपना, जैसे आप अगर जा रही हो तो उन्होंने कहा कि आप अपना सोशल मीडिया हैंडल पब्लिक कर दो, दैट्स ऑल, इतना ही कहा है उन्होंने। तो पब्लिक कर दो तो आपको तो ये भी नहीं पता ना कि यूएस के परसेप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें एंटी अमेरिकन है, कौन सी चीज़ें प्रो अमेरिकन है, तो आपको तो नहीं पता, आप तो अपना ओपिनियन रख रहे हो। तो अगर आपको यही शक होगा कि नहीं, आपको लग रहा है नहीं नहीं मेरी शायद ये पोस्ट जो है ये एंटी अमेरिकन हो सकती है, तो आप खुद ही अपने आप को सेंसर कर रहे हो, है कि नहीं? खुद ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो इस वजह से एक वीज़ा पॉलिसी में एक बैलेंस होना चाहिए, किसका? इंडिविजुअल फ्रीडम का और सिक्योरिटी का। ये नहीं होना चाहिए कि बोले भाई हम सिक्योरिटी रीज़न से इंडिविजुअल फ्रीडम को भी संप्रेस कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, ठीक है, बट इसको मैंने पूरी तरह से एक क्रक्स बना के आपके सामने रख दिया है। आप इसमें से अपने की पॉइंट्स निकाल के लिख सकते हैं, इन की पॉइंट्स को कौन कौन से कंसर्न्स हैं। ज़रूरी नहीं आप इसी आंसर में यूज़ करें, दूसरे आंसर्स में भी आप इन की पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं, और वो आप अपने आंसर में जब लिखेंगे तो आपके आंसर को कहीं ना कहीं यूनिक शो करेगा कि आपके पास नॉलेज है, कि यूएस में इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी नॉलेज आपकी शो होगी, ठीक है। फिर जीएस पेपर 3 में जो सवाल आया था 2020 में, वो यहाँ मेंशन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि एज इट इज़ आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, वो है द न्यू यूएस वीजा नॉर्म्स रिक्वायरिंग एक्सेस टू एप्लीकेंट्स सोशल मीडिया रेजेस कंसर्न अबाउट ग्लोबल डिजिटल राइट्स। एग्जामिन अगेन ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको पूरा समझाया कि आप यूएस जा रहे हो, आपका पूरा का सोशल मीडिया हैंडल पब्लिक रहेगा, तो इससे क्या कंसर्न रेज होंगे, ठीक है। तो सारे कंसर्न्स तो आपको समझाएं, आप उन कंसर्न्स को यहाँ पे पहले खुद से लिखने की कोशिश करिए। इसका मॉडल आंसर आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो इनकम टैक्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया है, उसमें ये प्रपोज किया है कि टैक्स अथॉरिटी के पास अधिकार होना चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए कि वो इंडिविजुअल के वर्चुअल डिजिटल स्पेस में भी एंटर कर सकें, एक्सेस मिलना चाहिए। किसको? टैक्स अथॉरिटीज़ को।
ठीक है। जनरली अभी के रेफरेंस में क्या है, अगर टैक्स अथॉरिटी के पास एक्सेस क्या है, घर में उन्होंने अगर जैसे रेड मारी है तो घर में जो फिजिकल चीज़ें हैं उनके ऊपर उनका एक्सेस होता है, सर्च कर सकते हैं। बट अभी भी जो वर्चुअल डिजिटल स्पेस है वो क्या होती है, ईमेल, आपके चैट्स, क्लाउड डेटा, उस पर एक्सेस नहीं है। तो जो इनकम टैक्स बिल 2025 है वो इस चीज़ के बारे में कहता है कि भैया हम जो है, अगर हमें एक रीज़न टू बिलीव मिल रहा है, एक टैक्स अथॉरिटीज़ को ये भरोसा हो रहा है और जस्टिफाई फील कर रही है कि हमें इनकी वर्चुअल डिजिटल स्पेस में एंटर करना है और वो जस्टिफाइड है खुद में, तब वो एंटर करके सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस कर सकते हैं आपकी डिजिटल स्पेस में। वही जैसे यूएस में आपकी बात हो रही थी ना, आपके सोशल मीडिया हैंडल को भी एक्सेस कर सकते, कहीं ना कहीं आपको एक रिलेवेंस दिख रहा होगा। यूएस में जो हो रहा है थोड़ा सा यूएस में वीज़ा के रेफरेंस में है, बट यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे एक ऑफिशियल लेवल पे बिल में लाने की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें की फीचर्स क्या है इस प्रपोजल के, तो सबसे पहला की फीचर तो यही है कि भाई आपका पर्सनल डिजिटल कंटेंट है बहुत ही वेरिड होता है, स्पेसिफिक नहीं कहा उन्होंने, बस इतना कह दिया वर्चुअल डिजिटल स्पेस। भैया वर्चुअल डिजिटल स्पेस तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, आप खुद सोचो कहाँ कहाँ आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, आपको खुद नहीं पता एग्जैक्टली कि आप कहाँ कहाँ किस किस जहाँ विजिट किए हो, किस साइट्स पे आपने अपने डेटा को स्टोर किया, नहीं पता है आपको एग्जैक्टली। आपको यू नीड अ प्रॉपर, खुद से आपको ऑडिट करना पड़ेगा कि मेरे डेटा कहाँ कहाँ स्टोर है। तो अगर ये गवर्नमेंट कह रही है कि पर्सनल डिजिटल स्पेस, तो बहुत वाइड हो जाएगा, ठीक है। ईमेल, सोशल मीडिया, क्लाउड फाइल्स है तो बहुत छोटे कम एग्जांपल्स है, एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये प्रपोजल दिया गया है और जस्टिफाइड क्या किया है, जस्टिफाइड ये किया है, इससे कहीं ना कहीं जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम एसेट्स हैं इस डिजिटल एरा में, वो कहीं ना कहीं मदद करने में, उन अनडिस्क्लोज इनकम को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी टैक्स अथॉरिटीज़ को, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं ये चीज़ जो बाकी के पॉलिसी मेकर्स हैं या फिर जो अब बाकी जो रेशनल रखने वाले लोग हैं उनका इस पे कंसर्न रेज हुआ है। पहला कंसर्न ये है कि ये प्राइवेसी में इन्वेजन है और ओवर रीच है। अगर फिजिकल सर्च की बात करें तो उसमें ऑफिस होम इन्वॉल्व होता है, लेकिन डिजिटल एक्सेस वो फैमिली का भी डेटा जाएगा। अगर एक टैक्स अथॉरिटीज़ आ करके आपसे बोलती भैया आपका हम सोशल मीडिया हैंडल पूरा एक्सेस करेंगे, तो केवल आपका तो हैंडल नहीं कर रहे हैं ना, आपसे कनेक्टेड आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड हैं, आपके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं, सब के सब कनेक्शन लूप में आ जाएंगे। तो इसको सोच के देखिए, कहीं अब क्या आप सोच के देखो, इन्होंने अगर रूल्स और रेगुलेशन बहुत ही परफेक्ट बना दिया, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन परफेक्ट बनाने से थोड़ी वो सिचुएशन बन जाएगी, उसको फॉलो करवाने के लिए लोग होने चाहिए, उनके पास वो अवेयरनेस होनी चाहिए। और अभी भी जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो उतनी ज़्यादा अवेयर नहीं है। वो इंडिया से ही तो इंडियन ही तो है टैक्स अथॉरिटीज़ में, इनकम टैक्स में, क्या उनके पास वो कहीं ना कहीं खुद के कई ऐसे केसेस निकले जहाँ पे जो इनकम टैक्स कमिश्नर होते हैं वो अपनी सेल्फ खुद की ईगो निकालने के चक्कर में उन्होंने कहीं जहाँ रेड मारते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ये दिखता है कि इससे ओवर रीच हो सकता है। जो टैक्स अथॉरिटीज़ है उन्हें किसी पे गुस्सा निकालनी है, भड़ास निकालनी है, या अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहना है भैया ये ज़्यादा बन रहा है, चलो अब डिजिटल स्पेस का यूज़ करते हैं, इनके सारे कॉन्टैक्ट को निकालते हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा निगेटिव होगा। स्पेसिफिकली बात करें तो जर्नलिस्ट, लॉयर्स, तो इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी प्लस इसी के साथ प्रेस फ्रीडम पे भी इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। मान लो किसी एक, अभी आपको लग रहा है नहीं नहीं ये तो अच्छी बात है, इससे एक्टिविटीज़ रुकेंगी, बट आप थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे देखिए। आप एक लॉयर हो या आप एक जर्नलिस्ट हो जो बहुत ही बोलते हैं ना इम्पार्शियल तरीके से अपने कंटेंट को पब्लिश करते हो, राइट करते हो, ठीक है। बट गवर्नमेंट को आपसे दिक्कत है, तो गवर्नमेंट ने एक रीज़न दिया कि भैया आपके पास अभी अनडिस्क्लोज इनकम हो सकती है। अगेन रीज़न ये दिया, हमेशा कोई भी रेट पड़ती तो रीज़न देते हैं ना, तो रीज़न ये दिया, हम बिलीव करते हैं, कौन, जो इनकम टैक्स कमिश्नर होगा या फिर जो इनकम टैक्स अथॉरिटी होगी वो बोलेगी हमें विश्वास है कहीं ना कहीं आपसे कोई दिक्कत है, आप पे हमें एक पूरा सर्च एंड सीजर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आपके पूरे ऑफिस को वो लोग चेक करें, फिर बोलें भैया ऑफिस में तो नहीं मिला, चलो अपना पूरा का पूरा जो डिजिटल स्पेस है वो खोलो। तो आपके डेटा सारे के सारे एकदम एक्सपोज हो गए। ऐसे आर्टिकल्स जो आपने अभी तक रिलीज़ ही नहीं किए हैं, आपको रिलीज़ करने का मन है, नहीं हो सकता, वो सब भी एक्सपोज हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या आप इस फेवर में रहोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको खुद से सोचना है। आपको कभी भी ऐसा रेडीमेड आंसर नहीं लिखना, आप अपना ओपिनियन लेके आओ कि हाँ क्या ये सही है, क्योंकि दोनों हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही इसलिए हो सकता है कि मे बी कोई ऐसा आर्टिकल हो जो कि मतलब एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को प्रमोट कर रहा हो बहुत ज़्यादा, या फिर किसी प्रो पाकिस्तानी आर्टिकल हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगेंस्ट सोचो, आप एक लिबरल माइंडसेट के इंसान हो जो कि बहुत ही ट्रुथफुलनेस से और सिंसियरिटी से काम करते हो, तब तो आपके अगेंस्ट काम करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक लीगल सेफ गार्ड नहीं है इस चीज़ में,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो उससे दिक्कत इन्हीं लोगों को नहीं होगी, काफ़ी लोगों को होगी। ठीक है, तो ये सब अगर है उसके लिए कोई लीगल सेफगार्ड अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ना ही बिल ने कोई ऐसी चीज़ अभी तक एक्सप्लेन की है लॉ में कि भैया रीज़न टू बिलीव क्या है। रीज़न टू बिलीव तो अगर 10 इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, उन 10 का अपना एक रीज़न टू बिलीव है। एक कह रहे हैं गाय के चारे में, मतलब अगर एक डेयरी फार्म है वहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकती है, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं डेयरी फार्म में नहीं, दूसरा कह रहा है कि भैया एक जो जर्नलिज्म या फिर जो प्रेस ऑफिस है वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तीसरा कह रहा है फैक्ट्री में हो सकती है। अब 10 के 10 अपने ओपिनियन है तो उनके खुद के रीज़न टू बिलीव होंगे ना। लेकिन अगर लॉ में स्पेसिफाई होता है कि भैया आपको अगर कहीं भी किसी की डिजिटल इस वर्क स्पेस में या वर्चुअल डिजिटल स्पेस में एंटर करना है तो फर्स्ट यू नीड अ लेजिटमेट या लेजिट ग्राउंड, उसके बिना आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अभी भी ये लॉ में नहीं स्पेसिफाई किया गया है और अभी भी ये भी नोटिफाई नहीं किया, कोई रिक्वायरमेंट नहीं की गई है कि भैया इंडिविजुअल को हम नोटिफाई करेंगे। मतलब जो इनकम टैक्स कमिश्नर्स हैं या फिर जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो अभी भी नोटिफाई नहीं करेगी कि क्या ग्राउंड्स है हम आपके डिजिटल कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं। बस इतना बोलेंगे हमें शक है। अरे भैया शक है तो उसको एक्सप्लेन तो करो, शक को बिना एक्सप्लेन किए कैसे बात बन जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक लीगल सेफ गार्ड ना होने की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें इस लॉ में ये कहा गया है कि जो जुडिशियल और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं वो इग्नोर किए गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ एम्फसाइज की है कि आपके पास एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन होना चाहिए अगर आपको सर्च करना है कुछ भी। लेकिन अगर वो नहीं, बस इतना ही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये श्योर है कि काफ़ी इस चीज़ के ऊपर पिटीशन डाली जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में कि ये चीज़ गलत है और मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ स्ट्राइक ऑफ भी की जाए, बट अभी तक वो लॉ में मेंशन की जा रही है। ठीक है, अगर ग्लोबल लॉज में देखें इसको आप एज अ करंट अफेयर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं वहाँ पे एज एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए। अगर कनाडा के चार्टर देखें तो अगर किसी भी टैक्स अथॉरिटी को कहीं पे कोई सर्च एंड सीजर ऑपरेशन करना है तो उसके लिए आपके पास एक जुडिशियल नोटिस होना चाहिए कि भाई कोर्ट बोल रहा है कि हाँ आप अपने इन पावर्स का यूज़ अब कर सकते हो। ये नहीं है कि आपके मन में आए आप जा करके किसी भी इंसान से बोल लो चलो अपना सोशल मीडिया हैंडल खोलो, चलो हमें सब कुछ दिखाओ। इससे कहीं ना कहीं पर्सनल एजेंडा प्रमोट होगा। लेकिन कनाडा को देखें तो वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसेस बनाया गया है, आपको पहले ये स्टेप फॉलो करना है, ये सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप पे आप जाके कहीं ना कहीं डिजिटल स्पेस पे एंटर कर सकते हो। तो इतने स्पेस में कोई भी, और वो अलग अलग इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, जुडिशियल है, जुडिशियल का एग्जीक्यूटिव से कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक हमें हमारे सामने एक सोल्यूशन देता है कि हमें ये करना चाहिए। इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है अगर ये चीज़ फॉलो होती है? तो पहले अनचेक्ड सर्विलांस होगा, कंप्लायंस के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, सर्विलांस कर रहे हैं, सॉरी कंप्लायंस फॉलो करने के लिए अनचेक सर्विलांस हो रहा है। ठीक है, इससे वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 में मेंशन है, कई बार प्रीलिम्स में इससे सवाल भी आया है, वो वॉयलेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, इसका इम्पैक्ट प्रेस पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी लीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका वे फॉरवर्ड क्या है? तो करंट में जो कमिटी है जो इस बिल को रिव्यू कर रही है उसे सबसे पहले इस वर्चुअल डिजिटल स्पेस का वर्चुअल डिजिटल स्पेस की डेफिनेशन को नैरो करना होगा। जो ब्रॉड एकदम बोलते हैं ना, एकदम एकदम फैला दिया है सब कुछ, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको नैरो डाउन करना होगा कि स्पेसिफाई करो व्हाट एग्जैक्टली इज द वर्चुअल डिजिटल स्पेस। क्या तो केवल ईमेल रखो या तो केवल आप उसमें सोशल मीडिया रखो, क्या एग्जैक्टली रख रहे हो, इसको नैरो डाउन करना होगा। जुडिशियल ऑथराइजेशन जैसे कनाडा में है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी जुडिशियल ऑथराइजेशन होना बहुत ज़रूरी है और ट्रांसपेरेंट प्रोटोकॉल्स भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो वर्चुअल डिजिटल स्पेस में एंटर कर रही है टैक्स अथॉरिटीज़ वो लेजिट होगा अगर उसमें डिजिटल ऑथराइजेशन होगा और प्रोटोकॉल्स ट्रांसपेरेंटली फॉलो किए जाएंगे। और एक सेफगार्ड भी सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपने एंटर कर गया, एंटर करने के बाद कुछ नहीं मिला तो चलो ठीक है तो बस लक बाई चांस हमने कर दिया, नहीं, उसमें एक सेफगार्ड भी एस्टेब्लिश होना चाहिए। अगर टैक्स अथॉरिटीज़ ने को ये मजबूरी आई कि किसी की वर्चुअल डिजिटल स्पेस में एंटर करना पड़ा और बाद में उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो दे शुड बी पीनलाइज्ड फॉर दिस, क्योंकि आप किसी की राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट में एंटर कर रहे हो तो आपको उसका आंसर, आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है कि आपके पास एक वेल जस्टिफाइड रीज़न है या नहीं है, और बाद में अगर वो अनसक्सेसफुल होता है तो यू विल बी पेनलाइज्ड एंड देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन कंपनसेशन इन रिगार्ड्स विद द
दिस होल प्रोसेस विच विल बी टेकन केयर बाय दिस टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, चलो इस पे जो आपका मेंस में क्वेश्चन आया था वो ये है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगेन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है द प्रपोज्ड एक्सेस टू एन इंडिविजुअल वर्चुअल डिजिटल स्पेस अंडर द आईटी बिल 2025 पोजेस सीरियस प्राइवेसी एंड लीगल कंसर्न, डिस्कस। अगेन एज इट इज इंडिविजुअल डिजिटल, आप एक बार नोटिस करिए, थोड़ा सोचिए कि जो आपको फर्स्ट आर्टिकल मैंने समझाया और जो ये आर्टिकल है, दोनों में कहीं ना कहीं आपको सिमिलैरिटी दिख रही होगी, है ना। तो ये सिमिलैरिटी है, इसी का मतलब जो आपको मैंने समझाया कि एक बड़ा इंसान कुछ करता है तो सेकंड उसको फॉलो करता है। हु नोस, इंडिया भी कोई दूसरे फॉर्म में यही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो या कोई दूसरा रीज़न हो, बट इट हैज़ टू बी डिस्क्लोज वेरी प्रॉपरली, बिकॉज अमेरिका और इंडिया की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। ठीक है, अमेरिका में अगर एक लॉ बनता है तो उसको स्ट्रिक्टली कहीं ना कहीं फॉलो किया जाता है, बट इंडिया का केस डिफरेंट है। सीइंग द करप्शन, सीइंग द नॉन ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीज़ें ऑन अनअकाउंटेबिलिटी, ये सब उतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। तो अगर कोई लॉ अमेरिका में बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होगा तो इंडिया में ज़रूरी नहीं वो फॉलो होगा। ठीक है, तो ये सारे ग्राउंड्स को यूज़ करके आप यहाँ पे अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो मॉडल आंसर है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि इलेक्शन कमीशन ने जो RUPP जिसे रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको उन्होंने रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है। उन पार्टीज ने जिन्होंने लास्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था, या फिर उन पार्टीज का जिनका एक वेरीफाइबल ऑफिस नहीं है, ऐसा ऑफिस नहीं जिसमें वेरीफाई करके जाके, मतलब इलेक्शन कमीशन जाके वेरीफाई कर सके फिजिकली कि ये ऑफिस है इस एड्रेस पे। जिन पार्टीज का नहीं था उनको इलेक्शन कमीशन ने रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। लीगल फ्रेमवर्क क्या है? लीगल फ्रेमवर्क किस चीज़ का? पार्टीज का, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का। तो पहला तो आर्टिकल 19(1) का C कहता है राउट टू फॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, और इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 GS पेपर 2 में एज इट इज RPA एक्ट 1951 लिखा हुआ है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर ईयर एक सवाल इस पे आना डेफिनेट है। ठीक है, तो उसमें सेक्शन 29A, ये करंट में है, मैंडेट करता है कि भैया कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो रही है तो उनको अपने पार्टी के डॉक्यूमेंट विद इन 30 डेज ऑफ फॉर्मेशन सबमिट करने होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ये लीगल फ्रेमवर्क है पॉलिटिकल पार्टीज का। लेकिन अब इशू देखते हैं, इश्यूज क्या क्या है जिस वजह से इलेक्शन कमीशन ने इन पार्टीज को स्ट्राइक ऑफ करना या रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहला है मिस यूज ऑफ टैक्स बेनिफिट। तो जो ये रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है इनकम टैक्स से। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इन पार्टीज के पास टैक्स एग्जेम्पशन होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी पार्टीज जो इलेक्शन में भी नहीं खड़ी हो रही हैं, ठीक है, और ना ही उनका कोई वेरीफाइबल ऑफिस है, तो मतलब पार्टी क्यों है फिर वो, है ना। कहीं ना कहीं वो मिसयूज कर रही हैं इस टैक्स एग्जेम्पशन को मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। तो ये सारे रीजन हैं जिस वजह से इनको स्ट्राइक ऑफ किया जा रहा है। हर एक पार्टी का जो कॉमन सिंबल होता है, ठीक है, और जो स्टार कैंपेनर्स होते, मतलब ये जो जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनके पास दो बेनिफिट होते हैं। ठीक है, एक तो आपका बता दिया कॉमन सिंबल होता है उनके पास, स्टार कैंपेनर्स होता है, सेकंड आपका टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। तो इससे अगर कोई भी पार्टी है इलेक्शन, वही सेम रीज़न आ गया, अगर वो इलेक्शन में नहीं खड़े हो रहे हैं तो वो इसका मिसयूज़ करेंगे। तो ये मिसयूज़ ना हो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने उनको रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ केवल लेटर पैड पार्टीज़ हैं। इसका मतलब क्या है? केवल पेपर पे नाम है, ये XYZ पॉलिटिकल पार्टी, कौन से एड्रेस पे कहाँ कोई अता पता नहीं है, एकदम लावारिस लापता की तरह, कहाँ पे है नहीं पता। लेकिन हाँ, अब इसके ऊपर कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं किसको पता है, हु नोस, कितनी मनी लॉन्ड्रिंग इस पे हो रही है। इस वजह से इस चीज़ को रोकने के लिए ये कहीं ना कहीं स्टेप लिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और इसमें एक और इशू है, किसमें, जब मैं इशू बोल रहा हूँ ये है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के रिगार्ड में मैं बोल रहा हूँ इश्यूज। ठीक है, इसमें लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। टोटल 2800 ऐसी पार्टीज हैं जिनमें केवल 750 ने 2024 का इलेक्शन में शामिल हुए हैं। मतलब टोटल 1800 अप्रॉक्सीमेट रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने इलेक्शन में भाग ही नहीं लिया। तो क्वेश्चन तो यही उठ रहा है ना, आखिर कर क्या रही हैं पार्टीज, है ना। अगर पार्टी बनाई है तो पार्टी बनाने का मतलब इलेक्शन में खड़े होने के लिए बनाई है। तो अगर इलेक्शन में नहीं खड़े हो रहे हैं तो कर क्या रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं
अकाउंटेबिलिटी ये भी है, अकाउंटेबिलिटी जो लैक करती है कि कोई भी मैंडेटरी डिस्क्लोजर नहीं होता कि भाई इन पार्टी जो बनी हुई है रजिस्टर्ड बहुत लंबा शब्द है, आई विल से इट एज रुप, ठीक है, दिस इज मोर कन्वीनियंट। तो जो रुप हैं, ये रुप पार्टीज़ हैं, इनके पास कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि इन्हें अपना बताना पड़ेगा हमारे पास इतना फंड आ रहा है, हमारा ऑफिस बियरर मतलब हमारी पार्टी को चलाने वाला ये है वो है, ये सारी चीज़ें नहीं करते लोग। तो अकाउंटेबिलिटी इनकी बहुत कम होती है। अब जुडिशियल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो जुडिशियल ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्टीज को डी रजिस्टर नहीं कर सकता है जब तक उनका रजिस्ट्रेशन फ्रॉड या इलीगैलिटी के द्वारा नहीं हासिल किया गया हो। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट कहता है। लॉ कमीशन ये रिकमेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन उन पार्टीज को हटा सकती हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में कोई भी इलेक्शन ना लड़ा हो। ठीक है, ये दोनों जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन ये होगा, जो क्लीनिंग इलेक्टोरल रोल्स, पहला तो ये होगा कि अगर जो वोटिंग लिस्ट है बनती है, फिर इलेक्टोरल रोल बनता है जिसके अंदर आपका जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं उस लिस्ट में वो पॉलिटिकल पार्टीज अब हट जाएंगी तो पार्टीज लिमिटेड होंगी और वो पार्टीज होंगी जो जेन्यून है। इससे ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, मिसयूज कम होगा स्टेट बेनिफिट और पब्लिक ट्रस्ट का। ठीक है, इससे पब्लिक ट्रस्ट भी बनेगा कहीं ना कहीं। इसका वे फॉरवर्ड क्या है? पहला तो ये है कि ये एक सही स्टेप है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास एक पावर देनी चाहिए बाय अमेंडिंग आरपीए एक्ट 1951। एज इट इज़ आप लिख सकते हो कि उसके पास डी रजिस्ट्रेशन पावर होनी चाहिए उन पार्टीज़ को लेकर के जो पार्टीज़ डिस्क्लोज प्रॉपरली नहीं कर रही हैं फंड्स को, वो अपनी पार्टीज़ में कैसे फंक्शन हो रहा है वो नहीं डिस्क्लोज कर रही हैं। साथ ही साथ वो पार्टीज़ जो इलेक्शन में ही नहीं खड़ी हो रही हैं उन पार्टीज़ को डी रजिस्टर करने की अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन के पास स्पेसिफाई करनी चाहिए। जैसे इसके पहले अभी एक आर्टिकल था रिगार्डिंग एंटरिंग डिजिटल स्पेस, तो वैसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ब्रॉड बना दो, स्पेसिफिक होना चाहिए कि मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं जिस आधार पे इलेक्शन कमीशन डी रजिस्टर कर सकता है। पीरियोडिक ऑडिट होना चाहिए, कंप्लायंस चेक डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है, और जो इंटरनल डेमोक्रेसी है पार्टीज़ में वो भी बहुत स्ट्रेंथन होनी चाहिए। ये ना हो कि भैया कि एक पॉलिटिकल पार्टी है उसमें मतलब अगर फादर है तो फिर सन है, फिर उसके बाद उसका सन, ऐसे नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक उसमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक वे में पार्टी के अंदर भी इलेक्शन होना चाहिए जिससे ये पता चल सके जो पार्टी है वो किसी एक फैमिली ओरिएंटेड नहीं है बल्कि वो पार्टी डेमोक्रेटिक है, उसके अंदर भी जो इंटरनल पॉलिटिक्स उस पार्टी में हो रहा है वो भी डेमोक्रेटिक फॉर्म में हो रहा है। तो इसमें जो मैंने पॉइंट्स बोले इन पॉइंट्स को आप एज इट इज़ अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। आपके आंसर को बहुत ही एक नया, एक बोलते हैं ना, एक नया लुक देगा। आपके आंसर को पढ़ने के बाद लगेगा दैट यू हैव सम नॉलेज अबाउट दिस होल प्रोसेस। ठीक है, आरपीए एक्ट अगर आप लिख दोगे दैट इज़ नथिंग। आरपीए एक्ट में अगर आपने ये लिख दिया कि 29A ये कहता है तो वो बहुत ही डिफरेंट शो करेगा आपके आंसर को। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन यूपीएससी GS2 2019 में आया था। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसका ये, डिस्कस द रेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन रीसेंट मूव टू डीलिस्ट डोरमेंट रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अगेन क्या रेशनल है वो मैंने आपको बताया, ऐसी पार्टीज जो टैक्स एग्जम्पशन में है और कंप्लायंस फाइल नहीं कर रही हैं। ठीक है, मिसयूज ऑफ फंड ये होने के चांसेस हैं, और टैक्स एग्जम्पशन को अपने फेवर में यूज़ करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना। ठीक है, और इलेक्शन में ना खड़े होना, ये सारी कहीं ना कहीं आप यूज़ करके बता सकते हो रेशनल क्यों इलेक्शन कमीशन इसका डी रजिस्ट्रेशन करता है। इससे क्या इम्प्लीकेशन होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप एक बार खुद से आंसर करने की कोशिश करिए, उसके बाद आप एक बार इसका मॉडल आंसर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कि 25 जून को एक्जिम स्पेस जो मिशन है, ठीक है, जो इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को लेके जा रहा है, ठीक है, लेके गया एग्जैक्टली। ठीक है, किससे गए हैं? स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल है, उससे लेके जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचे हैं उसने टोटल 28 घंटा लिया है। तो क्वेश्चन उठता है भैया इतना डिले क्यों? तो उसके पीछे रीज़न है ऑर्बिटल मैकेनिक्स का। अब आपको ये जो लिखा हुआ है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, सिंपल सी भाषा में होता क्या है, मान लो ये लैंड है और यहाँ पे आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ठीक है, मान लेते हैं इसमें दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल दूरी है आपके सरफेस ऑफ अर्थ से, सी लेवल से। अब हुआ क्या
कि यहाँ से जो ड्रैगन कैप्सूल है उसको रॉकेट से ऊपर छोड़ा जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि यहाँ से सीधे एकदम बोलते हैं ना परपेंडिकुलर करके सीधा ऊपर को भेज दो, ठीक है। तो जा करके वो जो कैप्सूल है वो जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंटर हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट छोड़ोगे तो जैसे पावर ख़त्म होगी वो सीधा नीचे भी गिर जाएगा। समझ रहे? इसको बहुत ध्यान समझिएगा। इस कारण से इन्होंने क्या किया था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्ट्रेट परपेंडिकुलर लॉन्च करने की बजाय उन्होंने हल्का सा इंक्लाइन करके लॉन्च किया, ठीक है। ऐसे करके लॉन्च हुआ है, मतलब ऊपर एलिवेशन हुआ है लेकिन धीरे धीरे एलिवेशन हुआ है। तो पहला रीज़न तो ये है थोड़ा समय लगने का। सेकेंड रीज़न क्या है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसकी स्पीड की अगर बात करें तो 92 मिनट्स में वो धरती का चक्कर लगा लेता है। सोचो उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। तो उसकी स्पीड को और प्लस वो 400 किलोमीटर जिस एल्टीट्यूड पे है उसको मैच करना है यहाँ से जो लॉन्च हुआ है रॉकेट, ठीक है। जो कैप्सूल है ड्रैगन कैप्सूल उसको यहाँ पे एंटर करना है। तो इस वजह से इसको इसकी स्पीड पहले मैच करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा भी ना हो इससे कम भी ना हो। तो उस स्पीड को मैच करने में समय लगता है, पहले दूसरी चीज़, ठीक है। और डायरेक्टली ऐसे वर्टिकल जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इस वजह से जब इस तरह से इंक्लाइन करते हुए यहाँ पे पहुँचेंगे और जब कुछ दूरी, मान लो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ड्रैगन कैप्सूल यहाँ पे पहुँच गया और जब 400 से 200 कुछ दूरी बचती है तब धीरे धीरे सेंसर से चेक किया जाता है। सेंसर कौन सा है? लिडार, जिसमें पता चलता है दूरी है कितनी एग्जैक्टली। तो 400 दूरी होगी तो अंदाज़ा लेगा स्पीड थोड़ी स्लो की जाएगी इस ड्रैगन कैप्सूल की, और थोड़ा और नज़दीक जाएंगे तो कैप्सूल की स्पीड और स्लो होगी। करते 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 सेंसर एक एक सेकंड, हर एक मीटर पे गो नो गो टाइप की कॉल होती है, जहाँ बोलते हैं कि आर वी गुड टू गो, तो देन और स्पीड थोड़ी बढ़ाई जाएगी। और जब थोड़ी स्पीड बढ़ेगी लग रहा है नहीं मतलब नो गो है तो रुकेंगे, स्पीड को स्लो करेंगे। मतलब दिस टेक्स टाइम, ऐसा नहीं है बस यहाँ से लॉन्च करो सीधा एंटर कर जाएंगे। तो ये सारे रीजंस है जो मैंने आपको टेक्निकल टर्म्स में समझा दिया है, वो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सेफ्टी एंड प्रिसीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अचानक से आप कर दो उस चीज़ को। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है। होल्डिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं। 400 मीटर पे पहले होल्ड करेगा ये जो कैप्सूल है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, 220 मीटर, 20 मीटर, फिर 1 मीटर, ये सारे सेंसर से चेक किए जाते हैं। टेक्निकल डिटेल्स में अगेन 92 मिनट्स ISS ले रहा है। ड्रैगन इनिशियली जो आपका ड्रैगन कैप्सूल है ये 88 मिनट्स लेता है। सोचो कितने कम समय में जा रहा है, तो इसको स्पीड अपनी स्लो करनी पड़ेगी। अगर ये 88 मिनट में इस धरती का चक्कर लगा रहा है मतलब ये ISS से भी स्पीड में है, तो इसकी स्पीड बहुत ही धीरे 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 स्लो की जाएगी, जिससे पहली बात तो कोलिजन ना हो, ठीक है, और दूसरा क्या हो, स्लो स्पीड करके वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होल्डिंग पॉइंट्स पे रुक सके धीरे धीरे और फिर फाइनली वो एंटर हो सके, ठीक है। ये आपको मैंने लिडार समझा दिया जिससे डिस्टेंस का पता चलता है। इम्प्लीकेशन क्या है? इससे इम्प्लीकेशन ये दिखता है कि हमें कॉम्प्लेक्सिटी जो स्पेस इन्वायरमेंट में है वो दिखती है। इंडिया का ग्रोइंग कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये भी होता है। बैलेंस्ड सेफ्टी, प्रिसीजन और फ्यूल एफिशिएंसी को भी मद्देनज़र रखा जाता है ऐसे मिशंस में। तो ये लेने का रीज़न क्या था? पहली बात तो 2025 में एक्सियम 4 एज इट इज़ आपके क्वेश्चन में पूछा गया था प्रीलिम्स में, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है, आप यहाँ पे की पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो कि आखिर क्यों समय इतना लिया, ठीक है। तो आप इस तरह से, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही आर्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप में इसमें से की पॉइंट्स उठा सकते हो कि आखिर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या जब स्पेस मिशंस होते हैं उसमें डिले क्यों होता है। डिले का कारण ये होता है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, हर एक मैकेनिक्स बहुत ही डिफरेंट तरीके से वर्क करती है जो कि टाइम टेकिंग होती है, और साथ ही साथ उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप ये सारी चीज़ों का ग्राउंड बना के अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। अगेन इसका PYQ ये है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑर्बिटल एंड सेफ्टी कंसिडरेशन बिहाइंड एक्सियम 428। अगेन एज इट इज़ मैंने ये आपका आर्टिकल के ऊपर बेस किया है। आपको जो जो समझाया गया आप उसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करिएगा अपनी कॉपी में, और फिर आप मॉडल आंसर को टेलीग्राम से देखिएगा। लास्ट आर्टिकल हमारा है, इंडिया ने, ठीक है, 2025 में जो SCO डिफेंस मिनिस्ट्रियल समिट हुई है, ठीक है, उसमें बोलते हैं ना जब समिट होती है, कंक्लूड होती है, तो सब लोग कहते हैं हाँ भैया हम अब साइन करते हैं जो इसमें कंक्लूड हुआ है। तो इंडिया ने मना कर दिया कि भैया हम साइन नहीं कर रहे हैं जॉइंट स्टेटमेंट में। जॉइंट स्टेटमेंट मतलब सारी कंट्रीज़ एक साथ मिलके SCO मेंबर्स बोलते हैं चलो अब हम इस कंक्लूजन पे आए हैं, इस पॉइंट पे सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी, इस पॉइंट पे सब लोग अब साइन करते हैं, तो इस पर एग्री करते हैं। लेकिन इंडिया ने एग्री नहीं किया। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि
चाइना और पाकिस्तान ने पहलगाम टेरर अटैक को का रेफरेंस नहीं लिया इस समिट में, क्योंकि इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव इस समिट में था कि वो पहलगाम टेरर अटैक को हाईलाइट करे। तो पाकिस्तान और चाइना ने इस चीज़ का रेफरेंस नहीं दिया, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया को लगा कि ये एक तरीके से तो बेइज्जती हो गई। हम वहाँ पे गए, हमने अपने पॉइंट रखा, हमारे पास जेन्युइन रीजंस हैं। पाकिस्तान ने क्या कर दिया, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का रेफरेंस दे दिया। पाकिस्तान ने कहा अगर पहलगाम को आपको हाईलाइट करना है तो बलूचिस्तान को भी हाईलाइट करो कि बलूचिस्तान में कैसे आप टेरर एक्टिविटीज़ कर रहे हो। मतलब ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हो टिट फॉर टैट वाला कर रहे हैं विदाउट एनी एविडेंस। तो इसमें मेजर इश्यूज़ क्या है, पहली बात तो ये मल्टीलेटरल फेलियर कहीं ना कहीं शो करता है। ठीक है, मल्टीलेटरल फेलियर में क्या है, एससीओ स्पेसिफिक कहता है कि भैया एंटी टेररिज्म उसका गोल है, लेकिन फिर भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को उसने मेंशन नहीं किया। ठीक है, इंडिया चाहता था, प्रूफ भी था, लेकिन पाकिस्तान ने इसके अगेंस्ट वीटो कर दिया कि भैया हम इस चीज़ पे साइन नहीं करेंगे। ठीक है, हम इस चीज़ को स्पॉन्सर नहीं करते। तो मल्टीलैटरल फोरम्स एससीओ जैसे ये एक फेलियर शो करता है। और एससीओ में पाकिस्तान की तरफ टिल्ट, ऑब्वियस सी बात है एससीओ में। अब आप सोच के देखिए एक बार, एससीओ में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस किसकी है, ऑब्वियसली चाइना की है। तो अगर चाइना की प्रेजेंस है तो चाइना का इंक्लाइनेशन किसकी तरफ है, पाकिस्तान की तरफ, तो उसको शील्ड करेगा ही ना। तो इस वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया की उतनी प्रेजेंस नहीं बन पाई। और रशिया भी इसका मेंबर, लेकिन रशिया भी डीपली चाइना के साथ उसके अपने रिलेशंस हैं, तो वो बीजिंग को चैलेंज नहीं करेगा ऐसे छोटे रीजंस पे, वो रशिया के लिए छोटा है। ठीक है, अब इसमें स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट कैसे ज़रूरी है। पहली बात तो इंडिया को अपने दिमाग से एक इल्यूजन निकाल देना चाहिए कि वो ये एक्सपेक्ट करे कि खुद ब खुद रीजनल सपोर्ट हमको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर इंडिया हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसे ही हम मल्टीलैटरल समिट्स में जाएंगे, G20 में चले गए, फिर G7 में जाके हमें एक थोड़ा सा बैठने को मिल गया, फिर कहीं पे मिल गया, तो हम अगर सोचें वहाँ बस हमारे जाने से हमारी रीजनल सपोर्ट वहाँ के मेंबर्स देना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें यूनिलैटरली एक एक मेंबर्स के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर एससीओ में जितने मेंबर्स हैं हमें इन सबका सपोर्ट चाहिए, तो हमें एससीओ से हट के एक एक कंट्री के साथ जाके मिलना पड़ेगा। मालदीव के पास जाएं, फिर यहाँ पे रशिया के पास जाएं, फिर यहाँ पे श्रीलंका के पास जाएं, मतलब हर एक के पास जा करके हम अपनी अपनी बात को रखें यूनिलैटरली। क्योंकि अगर हमने पहले ही हर एक इंसान को, बोलते हैं ना जनरली कैसे होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में वोटिंग कैसे होती है, पहले जब आप लोग जनरली सुनते हो ना डिफेक्शन होता है, तो पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता होते हैं हर एक को एक एक इंसान को अलग अलग रख लिया जाता है, कहते हैं भैया तुम हमारे फेवर में हो, प्लस वोट प्लस वोट प्लस वोट। अब इनको फॉर्मली बस वोट डालने के लिए भेजा जा रहा है कि तुम अब वोट करना है तुमको। ठीक है, तो सेम यहाँ पे इंडिया को पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, पहले अपने फेवर में कर लें कंट्रीज़ को, रीजनल सपोर्ट मिल जाए, फिर हम एक स्ट्रॉन्ग तरीके से टेरर के अगेंस्ट या जिस भी पॉइंट को हम रेस करना चाहते हैं इंटरनेशनल फोरम्स में वो कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक रिवाइवल होने की ज़रूरत है इंडिया को। मतलब आर्टिकल कहता है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के साथ हमें दोबारा एंगेज होना होगा कि आखिर ये किस तरीके से सॉल्व होगा। हमें दोनों टैक्टिक्स का यूज़ करना होगा। जो रीजनल पॉलिसीज़ हैं हमें आइडियलिज्म पे नहीं फॉलो करनी होगी, रियलिस्टिक सिचुएशन को देखना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेश को हमने एक बार मदद कर दिया, बांग्लादेश हमारे ही फेवर में हमेशा रहेगा। नहीं, आप करंट सिचुएशन देख रहे हो और काफ़ी इंडियाज़ के क्रिटिक्स कह रहे हैं कि बांग्लादेश अपना एहसान भूल गया। एहसान नहीं भूल गया, एक नई जनरेशन आ चुकी है, उस जनरेशन को कोई मतलब नहीं है कि बांग्लादेश को कैसे आज़ादी मिली है, वो अपनी धुन में एक नए मस्त हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि हम किस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस अब बनाना चाह रहे हैं, हमें रिवाइवल करना पड़ेगा। इसका इम्प्लीकेशन ये होगा अगर इस तरह से हमने नहीं किया तो इंडिया आइसोलेट होने के चांसेस हो जाएंगे जहाँ पे चाइना पाकिस्तान एक्सिस है। ठीक है, और जो हमारा ये अगर ऐसा होगा तो उसको हमें सही करने के लिए ढाका, मॉस्को, तेहरान, सेंट्रल एशिया में हमें स्ट्रैटेजिक यूनिलैटरली जा करके उन कंट्रीज़ के साथ इन्वॉल्व होना होगा, अपनी बात को समझाना होगा। इसका वे फॉरवर्ड अगेन इतनी देर से बोल रहा हूँ, वही सेम चीज़ यहाँ पे बायलैटरल डिप्लोमेसी, रीजनल ट्रस्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी। जो मल्टीलैटरल डिक्लेरेशन है उस पर हमें रिलायंस भरोसा नहीं करना होगा। ठीक है, मल्टीलैटरल डिक्लेरेशन मतलब क्या है, जैसे G20 डिक्लेरेशन हो गया, फिर एससीओ डिक्लेरेशन हो गया, एशियान हो गया, फिर हम बोलते हैं भैया बीम्स्टेक हो गया। तो इन सब के जो मल्टीलैटरल डिक्लेरेशन होते हैं उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी वैल्यू हम रीजनली इन मेंबर्स के साथ यूनिलैटरल लेवल पे कनेक्ट होके कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर हमें अपना जो ये मल्टीलैटरल डिक्लेरेशंस होते हैं अगर इन पे हमें अपनी रिलायंस कम करनी है तो हमें सबसे पहले बायलैटरल डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करना होगा, रीजनल ट्रस्ट बिल्डिंग को हमें और ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, ये इसका GS पेपर 2 2019 में आया था,
ठीक है, इससे कनेक्टेड क्वेश्चन। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन इसका, इंडियाज रिफ्यूजल टू साइन द एससीओ डिफेंस स्टेटमेंट इन 2025 हाईलाइट द लिमिट्स ऑफ मल्टीलैटरल फोरम्स। अगेन व्हाई, हाउ, व्हाट पहले एक्सप्लेन करो, क्योंकि चाइना ने इग्नोर कर दिया, ठीक है। वाई, बिकॉज चाइना का इंक्लाइनेशन है। हाउ, क्योंकि एससीओ में किया। मतलब आप खुद से क्वेश्चन जब आए ना तो उस क्वेश्चन में खुद से आप सवाल करिए कि अच्छा ये व्हाट हो सकता है, अच्छा इसका वाई क्या होगा, अच्छा इसका हाउ क्या होगा। जब आप ऐसे सवाल पूछेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप एक बार आर्टिकल की चीज़ें दोबारा सुनिए और फिर यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करिए। इसका मॉडल आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।